हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में कि उसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होते हैं। तो प्लासी का युद्ध सन 1757 जून में है। तो हुआ क्या था कि अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1717 में दस्तक एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, लेकिन उसके बाद उनके बीच व्यापारिक तनाव उत्पन्न हो गए। लेकिन अलीवर्दी खान जो थे एक मजबूत और योग्य शासक थे, तो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली अलीवर्दी खान से विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बनता है, तो कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और कंपनी तैयार थी सिराजुद्दौला से दो दो हाथ करने के लिए। और इसके लिए उसने क्या प्लान बनाया कि सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनके साथ उन्होंने गठबंधन करना शुरू कर दिया और इस तरह से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित होती है। शुरू होता है जून 1757 ईस्वी में। तो जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर जो थे उसने कंपनी का साथ दिया बजाय कि सिराजुद्दौला के, और सिराजुद्दौला हार गया। भाई जब सेनापति ही कंपनी का साथ देगा तो जीतेगा कैसे। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य योग्यता से नहीं बल्कि षड्यंत्र एवं कूटनीति से जीता था। युद्ध से पहले ही कंपनी ने बंगाल के सेनापति तथा प्रमुख अधिकारियों से मिलकर षड्यंत्र कर लिया था और कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। नाम आपको याद रखना है, मीर जाफर। और कंपनी ने बंगाल के व्यापार पर लगभग अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया तथा फ्रांसीसी बंगाल में खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को कभी वापस प्राप्त नहीं कर पाए। यानी कि बंगाल से जब फ्रांसीसी भगाए गए उसको फ्रांसीसी कभी प्राप्त नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। प्लासी के युद्ध से कंपनी को आर्थिक और क्षेत्रीय लाभ भी हुआ। कंपनी की बंगाल के समृद्ध संसाधनों तक पहुंच स्थापित हुई। कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट मिल गई कि जाइए मस्त बिजनेस करिए बिना परमिट के। कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का निजी व्यापार भी चुंगी से मुक्त हो गया और प्लासी के युद्ध से कंपनी के प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव में भी वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का निजी व्यापार भी टैक्स से यानी कि चुंगी से मुक्त हो गया था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारिक कंपनी के स्तर से ऊपर उठकर एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बन गई, जो शासकों का निर्माण और पतन करने में सक्षम थी। और भारतीय शासक भय के कारण यानी कि डर के कारण कंपनी का आदर करने लगे थे और उसके आगे सरेंडर एक तरह से कर दिया था। इस प्रकार प्लासी के युद्ध का नैतिक प्रभाव बहुत अधिक रहा और कंपनी के गौरव में उस समय असाधारण वृद्धि। भाई नाम हो गया ना कि इतने बड़े नवाब को हरा दिया। इस युद्ध के नैतिक प्रभाव का दूसरा पक्ष यह रहा कि इस युद्ध से बंगाल के नवाब का साहस समाप्त हो गया। फिर प्लासी के युद्ध के ठीक बाद होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया था, और लेकिन थोड़े ही समय बाद, क्योंकि प्लान का हिस्सा था, पहले मीर जाफर को अपने सपोर्ट में लिया, फिर मीर जाफर से भी कंपनी ने दुश्मनी कर ली और उनके मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। मीर जाफर कंपनी को जो निर्धारित धनराशि थी वो नहीं लौटा पा रहा था, जबकि कंपनी और पैसे मांग रही थी कि आपको नवाब बने रहना है तो मुझे और पैसे दीजिए, तब हम आपकी सुरक्षा वगैरह करेंगे। अंग्रेजों को उस समय धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, अतः कंपनी ने मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निर्णय लिया, ताकि नवाब बनने पर फिर से उन्हें धन मिलेगा। इस घटना को इतिहासकारों ने बंगाल की दूसरी क्रांति की संज्ञा दी। इंपॉर्टेंट है, मीर जाफर की जगह मीर कासिम को अब कंपनी सोच रही है बंगाल का नवाब बना दे। मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाने के पीछे कंपनी का लालच था, क्योंकि जब मीर जाफर को कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया था तो इस कार्य के लिए उसने कंपनी को बहुत सारा पैसा दिया था। तब सोचा था कि अब मीर कासिम कुटिलता से बंगाल का नवाब बना, किंतु वह साहसी और स्वाभिमानी शासक था। कौन? मीर कासिम, जिसको कंपनी ने बनाया था। और कंपनी के अनुचित हस्तक्षेप और दबाव में उसके द्वारा शासन को चला पाना अब संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए शीघ्र ही कंपनी और उसके मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। कंपनी द्वारा बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये कारण आते हैं कि क्यों ऐसा युद्ध हुआ था।
दस्तक की सुविधा का दुरुपयोग करना तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बिना चुंगी के निजी व्यापार यानी कि जो उनका पर्सनल व्यापार था वो भी बिना टैक्स के करना इत्यादि कंपनी और मीर कासिम के बीच मतभेदों के प्रमुख कारण रहे थे। कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया तथा उसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध गठबंधन कर लिया। यानी कि आप यहां देखिए ये क्या हो रहा है, पूरा घटनाक्रम आप देखिए। बक्सर का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पे बैठाया और मीर जाफर और कंपनी के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। मीर जाफर कंपनी को जो पैसा कंपनी ने मांगा था वो वार्षिक मांगा था वो दे नहीं पा रहा था। तो उसके बाद अंग्रेजों को और पैसे की ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि उन्हें भी सैन्य विस्तार करना था। तो इसलिए उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने का निर्णय ले लिया। लेकिन मीर कासिम बंगाल का नवाब तो बन गया, ठीक है। तो उसने ये कहा था कंपनी ने कि हम आपको नवाब तो बना रहे लेकिन आप भी मुझे पैसे देंगे तभी मैं आपको नवाब बने रहने दूंगा। तो ठीक है, तो मीर कासिम आराम से बंगाल नवाब बना, लेकिन वह साहसी और स्वाभिमानी था और कंपनी का अनुचित हस्तक्षेप उसने बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए उसके और कंपनी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे। कारण बता दिया आपको कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और बिना चुंगी के निजी व्यापार भी हो रहा था। इसके बाद कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इससे मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और उसने अवध के नवाब, इंपॉर्टेंट है, अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध गठबंधन कर लिया। फलस्वरूप, अब ये बहुत बार पूछा गया है, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मीर कासिम और नाम पूछे जाते हैं, इसके अलावा कौन थे, तो अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हो गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिए 1764 में, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है? बक्सर के युद्ध के परिणाम महत्वपूर्ण और दूरगामी थे। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति का भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण भारतीय शक्तियां पहले से ज्यादा अब ईस्ट इंडिया कंपनी से डरने लगी थी। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट मिली थी, किंतु बक्सर के युद्ध के बाद समस्त बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया और कंपनी को, इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। यानी कि उसके वित्तीय मामलों का सारा अधिकार कंपनी को मिल गया। कंपनी बंगाल पर अपना शासन स्थापित करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? क्योंकि बंगाल था पोर्ट और पोर्ट आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। यद्यपि प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी काफ़ी हद तक अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही, किंतु बक्सर के युद्ध में विजय के बाद बंगाल पूर्ण रूप से कंपनी के अधीन आ गया। बक्सर के युद्ध का एक बड़ा महत्व यह था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने केवल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ही पराजित किया था, लेकिन बक्सर के युद्ध में कंपनी के बिना किसी षड्यंत्र और कूटनीति का सहारा लिए अवध के नवाब और मुगल सम्राट और साथ में बंगाल नवाब तीनों की संयुक्त सेनाओं को कंपनी ने हरा दिया। बक्सर की विजय ने अंग्रेजों को पूरे भारत पर शासन करने की शक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि इस युद्ध में कंपनी ने न केवल मुगल सम्राट को हराया था बल्कि अपनी सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन किया था। बक्सर के विजय के बाद कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हुई। इससे पहले वो सिर्फ व्यापार करने के मकसद से आए थे तथा उसने भारत के अन्य प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की दिशा में धीरे धीरे प्रयास करने शुरू कर दिए बक्सर युद्ध के बाद। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में। तो बक्सर के युद्ध की जीत के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कौन कौन पक्ष इसमें शामिल थे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, यह भी पूछा जाता है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। कंपनी ने अवध के नवाब को सैन्य सहायता देना स्वीकार किया, किंतु सेना का व्यय किसको करना था, यानी कि खर्चा पानी कौन देगा? नवाब देंगे। कहाँ के? अवध के। यूपीएससी के दृष्टिकोण से इलाहाबाद की संधि की 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी जरूरी हैं। क्या? कि कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया, अर्थात अब तीनों क्षेत्रों में कंपनी राजस्व की वसूली करेगी।
अवध में कंपनी के व्यापार को टैक्स से छूट मिल गई और अवध को कंपनी द्वारा सैन्य सहायता देना, और इस अवध सैन्य दृष्टिकोण से पूर्णतः कंपनी पर निर्भर हो गया और उसका खर्च कौन देगा? अवध का नवाब। अब इलाहाबाद की संधि एक विश्लेषण। तो बक्सर के युद्ध को जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य शक्ति का लोहा पहले ही मनवा चुकी थी, लेकिन इलाहाबाद की संधि की शर्तों के माध्यम से कंपनी ने अपनी कूटनीतिक प्रखरता को भी सिद्ध कर दिया कि कितना मतलब इंटेलिजेंट भी थे। सिर्फ लड़ना नहीं, सिर्फ साहसी होना नहीं, आपको कूटनीतिक होना भी जरूरी है, तभी आप कहीं पर शासन कर सकते हैं। इलाहाबाद की संधि की शर्तें पूर्णतः कंपनी के पक्ष में थी। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कंपनी ही विजेता थी, जो जीतेगा उसी के हिसाब से तो शर्तें बनाई जाएंगी। इलाहाबाद की संधि ने बंगाल को पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में ला दिया। अवध का नवाब भी अब सैन्य दृष्टि से कंपनी पर निर्भर हो गया क्योंकि कंपनी ने उसे सैन्य सहायता देना स्वीकार कर लिया था। सबसे अहम बात यह थी कि इस संधि ने मुगल सम्राट की भूमिका को कंपनी की समझ बहुत कमजोर कर दिया। मुगल सम्राट से संधि की शर्तें तय करके कंपनी ने स्वयं को केंद्रीय सत्ता के तौर, क्योंकि उस समय केंद्रीय सत्ता मुगल सत्ता थी, जब उन्हें ही हरा दिया तो कंपनी ने खुद को केंद्रीय सत्ता के तौर पर स्थापित कर लिया। इलाहाबाद की संधि से बंगाल में कंपनी के पूर्ण शासन का मार्ग खुल गया और आगे चलकर भारत का बहुत बड़ा भाग कंपनी के अधीन आ गया। कंपनी चाहती तो अवध को अपने अधीन कर सकती थी, क्योंकि अवध का नवाब बक्सर के युद्ध में कंपनी के हाथों हार गया था, किंतु कंपनी ने अवध को अपने अधीन नहीं किया। अवध को अपने अधिकार क्षेत्र क्यों नहीं किया? क्षेत्र के अंतर्गत लेने से कंपनी पर एक बड़े भूभाग की सुरक्षा का जिम्मा आ जाता। अवध की सीमा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों और मराठों के हमलों के लिए खुली थी। अवध एक बफर स्टेट था, यानी कि सुरक्षित सीमा। जैसे भारत और चीन के बीच बफर स्टेट नेपाल है, उस तरह से अवध एक बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा था, तो अंग्रेजों की सीमाएं सुरक्षित थी। इसके अलावा अवध का नवाब कंपनी के प्रति निष्ठावान बना रहा। नवाब के खर्चों पर सैन्य सहायता लेकर कंपनी ने अवध के द्वारा होने वाले संभावित विद्रोह पर पहले ही पूर्ण विराम लगा दिया था। कंपनी का मूल उद्देश्य अभी भी व्यापार करना ही था, ना कि भारत में राजनीतिक शक्ति अर्जित करना। बस धीरे धीरे उसकी इच्छाएं जागृत हो रही थी। अब बात करें अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना, तो हुगली नदी के रूप में श्रेष्ठ व्यापारिक जलमार्ग था। आर्थिक दृष्टि से उस समय बंगाल संपन्न था और फ्रांसीसी कंपनी से वहां प्रतिस्पर्धा कम हो गई थी, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य व्यापारिक केंद्र दक्षिण के तटवर्ती राज्य थे। अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां थीं जो धीरे धीरे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद और अनुकूल होती गईं और इलाहाबाद की संधि में तो अनुकूलता के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। बक्सर के युद्ध के समय वेंसिटार्ट कंपनी का गवर्नर था, इंपॉर्टेंट है, और बक्सर युद्ध के बाद पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1765 से 1767, और क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप नाम भूल जाते होंगे, तो ये याद रखो, ये सब कुटिलता से हुआ था, यानी कि क्लेवर आदमी था कोई। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल गवर्नर बनाया गया 1765-1767, और क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और वेंसिटार्ट उस समय बक्सर के युद्ध के समय कंपनी का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लेते हैं। तो क्लाइव 2 बार भारत में गवर्नर बन के आया। प्रथम कार्यकाल रहा 1757 से 1760, और फिर दूसरा कार्यकाल रहा 1765 से 1772। रॉबर्ट क्लाइव की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रहीं, तो बंगाल में उसने सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और डचों को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रॉबर्ट क्लाइव ने निभाई। हैदराबाद में रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया और कूटनीतिक सूझबूझ के द्वारा युद्ध में जीत प्राप्त की। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या होता था कि दीवानी मामले जो होते थे और यानी कि टैक्स से संबंधित वो कंपनी के हाथों में आ गए, और फौजदारी मामले यानी कि प्रशासन संबंधी वो सब हो गए नवाब के हाथ में। यानी कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ और कंपनी के व्यापारी कर्मचारियों के निजी व्यापार को बंद करने का आदेश दे दिया गया बक्सर के युद्ध के बाद। और भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी रॉबर्ट क्लाइव ने करी, और क्लाइव ने ही भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और कंपनी को व्यापारिक प्रतिष्ठान से राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया रॉबर्ट क्लाइव ने। अब बात करें द्वैध शासन होता क्या है, तो इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया था। हम पढ़ चुके थे 1765 में, जबकि निजामत यानी कि फौजदारी संबंधी अधिकार बंगाल के अल्पवयस्क नवाब निजामुद्दौला के हाथों में थे।
दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों के इस विभाजन को ही द्वैध शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के समय ये याद रखना ऑप्शन मिल जाए। और द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी को टैक्स वसूलने और बंगाल के नवाब को शासन प्रशासन चलाने का अधिकार था। ठीक है। इसके बाद कंपनी ने स्वयं दीवानी वसूलने की बजाय बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया, जो दीवानी वसूलकर कंपनी को जमा करते थे। क्योंकि कंपनी बहुत ही बुद्धिमान लोगों से भरी हुई थी, वो जानते थे कि अगर डायरेक्ट वसूलेंगे तो हो सकता है कि पब्लिक में हमारा विरोध हो। इसलिए उन्होंने नाम याद रखना, बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त कर दिया, जो दीवानी वसूलकर कंपनी को जमा करवा देते थे। इस प्रकार कंपनी ने दीवानी का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करने की बजाय नायब दीवानों को सौंप दिया। यद्यपि निजामत संबंधी उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब के हाथ में था, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई थी? कंपनी के पास ही थी। इस प्रकार दीवानी तथा निजामत संबंधी शक्तियां दो अलग अलग हाथों में थी और इसे ही बंगाल में द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। कंपनी द्वारा द्वैध शासन को अपनाने के कारण क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। कंपनी को भारतीय शासन के संदर्भ में अनुभव की कमी थी। दूसरा, अगर कंपनी रूल करती तो लोग खिलाफ हो सकते थे, लेकिन अभी उन्हें लग रहा था कि देखो टैक्स वैक्स का उनका फायदा नहीं, उन्होंने अलग नियुक्त कर रखे थे, लेकिन उन्हें अगर लग रहा है कि नवाब साहब बैठे हैं तो सब खुश थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी, इसलिए उसे शासन के संबंधित कोई भी योग्यता नहीं थी। कंपनी के पास योग्य एवं प्रशिक्षित प्रशासकों की भी कमी थी। यदि कंपनी दीवानी के साथ साथ अपने निजामत संबंधी यानी कि फौजदारी और बाकी अन्य मामले शासन संबंधी अधिकार भी अपने हाथ में ले लेती तो कंपनी की आय कम हो जाती और उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता। दूसरा, कंपनी को निजामत कार्यों के प्रबंधन के लिए कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते। इसके अलावा कंपनी यह दर्शाना चाहती थी कि उसने वास्तव में बंगाल पर कोई अधिकार नहीं किया है और अभी भी कंपनी सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई है। क्योंकि कंपनी को संदेह था कि बंगाल की राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने से संभवतः ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर सकती थी। यानी कि फिर जब जैसी सत्ता लेते तो जो पार्लियामेंट ने इनको पहले तो 15 वर्ष का इन्हें छूट दी थी रानी ने, और उसके बाद जब इन्हें अनलिमिटेड समय के लिए कहा कि आप जाके व्यापार कर सकते हैं, अब ये सत्ता अगर हथियाने लगते तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भी उसमें हस्तक्षेप करने लगती। कंपनी को यह भी संदेह था कि अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगी और ना ही कंपनी को चुंगी एवं शुल्क आदि का भुगतान करेंगी, जैसा कि वो बंगाल के नवाब को अभी तक करती आ रही थी। जब बंगाल के नवाब से कह दिया मुझे इतना पैसा चाहिए और बाकी सब पैसे बंगाल के नवाब को दे ही रहे हैं, तो आराम से कहते थे जब पैसा आ ही रहा है तो डायरेक्ट क्यों कंट्रोल लेना। राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेने से भारतीय शासकों को कंपनी के खिलाफ एकजुट होने की भी संभावना थी। इसके अलावा बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट अभी भी भारत में आम जनता के लिए प्रतिष्ठा और श्रद्धा के पात्र हुआ करते थे। यदि कंपनी राजनीतिक सत्ता भी ग्रहण कर लेती तो संभवतः भारतीय जनता, विशेषकर बंगाल की जनता में कंपनी के खिलाफ रोष उत्पन्न हो जाता। तो उसने कहा कि एक डमी बना दिया कि रहेंगे नवाब साहब ही, लेकिन बाकी कंट्रोल हमारा रहेगा। द्वैध शासन को अपनाने का एक अन्य कारण यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के बजाय कहीं ना कहीं अभी भी अपने व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। चूंकि द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक हित सुरक्षित हो रहे थे, अतः कंपनी ने राजनीतिक शक्ति बंगाल के नवाब के पास बने रहने का विकल्प चुनना ही उचित समझा। अब बात करते हैं द्वैध शासन प्रणाली के दोष यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ डायआर्की। तो द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी और निजामत संबंधी शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का विभाजन हो गया, ये तो हमें पता ही है। और बंगाल के नवाब के पास कानून को लागू करने और न्याय प्रदान करने का अधिकार तो था, लेकिन इसके लिए आवश्यक शक्ति नहीं थी, वो सब अंग्रेजों की सहारे पर करता था। वहीं कंपनी के पास इस संदर्भ में पर्याप्त शक्ति संपन्न और सक्षम होने के बावजूद भी कंपनी अपनी जिम्मेदारी से अलग थी। वास्तविक सत्ता कंपनी ने अपना उत्तरदायित्व संभालने से मना कर दिया था। फलस्वरूप बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लगे और आगे चलकर नवाब के अधिकारियों तथा कंपनी के कर्मचारियों के मध्य मतभेद भी उत्पन्न होने लगे। द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम दस्तक का दुरुपयोग किया जाने लगा। दस्तक में क्या होता था कि आप कंपनी है ना बिना टैक्स के या एक बार टैक्स के परमिट लेके पूरे में व्यापार कर सकती थी बंगाल में, लेकिन अब हो क्या रहा था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका निजी व्यापार भी बिना टैक्स या बिना चुंगी दिए हो रहा था। तो ये हो रहा था दस्तक का दुरुपयोग।
अब द्वैत शासन की समाप्ति इंपॉर्टेंट है, तो द्वैत शासन की कमियों और विफलताओं को देखते हुए संचालक समिति ने निर्देश दिया कि कंपनी स्वयं दीवानी वसूले। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होते ही द्वैत शासन का अंत हो गया। शुरू हुआ रॉबर्ट क्लाइव के समय में और अंत होता है वॉरेन हेस्टिंग के समय में। हेस्टिंग बोले स्टिंग, मतलब कुछ भी ऐसे याद करने की आप ट्रिक बना लगते हो, है स्टिंग्स करके उसने कहा कि रुक जाओ भाई, कि द्वैत शासन अब खत्म करते हैं। कौन? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके परिणाम, इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। इसके बाद आगे की वीडियो अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।